हेलो गाइस, आज हम 12th क्लास का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम इस पार्ट के आगे का पोर्शन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। बीजांड का विकास। आर्कियोस्पोरियल कोशिका में समसूत्री विभाजन से एक प्राथमिक वित्तीय कोशिका तथा एक प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है, जो बाद में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को हम शॉर्ट में एमएमसी भी कहते हैं, जो हम आगे इसे एमएमसी से डिनोट करेंगे। एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। केवल एक जो निभाग की तरफ स्थित होता है क्रियाशील गुरु बीजाणु कहलाता है। इसे ही मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। बचा हुआ गुरु बीजाणु बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करता है। इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर 2 केंद्रक का निर्माण करता है, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले जाते हैं। उसके बाद यह केंद्रक 2 क्रमिक विभाजनों के परिणाम स्वरूप पहले 4 केंद्रक, उसके बाद 8 केंद्रकीय भ्रूणपोष, जिसे एम्ब्रियो सेक कहते हैं, उनका निर्माण करता है। प्रत्येक ध्रुव से एक एक केंद्र की ओर बढ़ने लगते हैं। इनको ध्रुवीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। 8 में से 6 केंद्रक नई कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं और कोशिकाओं में समायोजित हो जाते हैं। माइक्रोफाइल की तरह स्थित 3 कोशिकाओं में से एक कोशिका अधिक बड़ी व स्पष्ट दिखाई देती है, जिसे अंड कोशिका कहते हैं, तथा शेष दोनों छोटी कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती है, जिन्हें सिनर्जिड सेल भी कहते हैं। इन तीनों कोशिकाओं को मिला के अंड समुच्चय मतलब इग एपैरेटस का निर्माण होता है। निभाग वाले ध्रुव की ओर स्थित तीनों कोशिकाएं या प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कहलाती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट और बोर्ड के लिए, जिसमें आपको बोर्ड में 1 नंबर और नीट में 4 नंबर दिला सकते हैं। एक भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं एवं 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं, तथा इसकी खोज ट्रांसबर्गर ने की थी। ये इम्पोर्टेंट है, 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक। हम आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के भ्रूणपोष को एक बीजाणुक विकास कहते हैं। सहायक कोशिका में फिलीफॉर्म अपैरेटस पाए जाते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है। यह एक रासायनिक पदार्थ भी स्रावित करता है, जो परागनलिका को सहायक कोशिका की तरफ आकर्षित करता है। परागण। यह परागकण को परागकोश से निकलकर स्टिग्मा वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह निषेचन का पहला पड़ाव है। इसके बिना निषेचन हो ही नहीं सकता। यह मादा अंग वर्तिकाग्र होता है, जिस पे परागकण जाकर परागण की क्रिया को पूरा करते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण, एक परपरागण। इसमें स्वपरागण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वयुग्मन और एक सजात पुष्पी परागण। जो एक ही ऑटोगमी वो होता है जिसमें एक ही फ्लावर में सेम मादा जनन भाग पर परागण जाता है, उसे स्वयुग्मन कहते हैं। और सजात पुष्पी परागण में
एक ही पादप के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे परागकण का स्थानांतरण सजात पुष्प परागण कहलाता है। और परागकण इसमें अलग अलग पादप के अलग अलग पुष्प एक दूसरे पौधे पे जाते हैं। परागण के प्रकार सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण। इनके दो प्रकार होते हैं। स्वयुग्मन, जब परागण एक ही पुष्प के परागकोश से उसके ही स्टिग्मा पर जाता है, स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, तो उसे ऑटोगेमी कहते हैं। सजात पुष्प परागण, इस प्रक्रिया में परागण अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प स्टिग्मा पर जाते हैं, तो इसे सजात पुष्प परागण कहते हैं। ये ऑटोगेमी के समान है क्योंकि परागण उसी पौधे से आते हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप से इसे परागण कहते हैं क्योंकि इसमें परागण कारक की आवश्यकता होती है। क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें परागण की क्रिया एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के पुष्प के मध्य होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, इस प्रक्रिया में पुष्प में नर और मादा जनन एक साथ होने चाहिए, जैसे होमोगेमी। इसमें परागकोश का स्टिग्मा एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। इसका उदाहरण है मटर। कलिका परागण, इसमें पुष्प के फूलने से पहले ही कलिका अवस्था में ही परागण हो जाता है, जैसे धान और गेहूं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें पुष्प का एक लिंग होना बहुत जरूरी है। काल पक्वता, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पूर्णता, दूसरा स्त्री पूर्वता। पूर्णता के एग्जाम्पल है सूरजमुखी, कपास और पेपसेला। ये बोर्ड के और नीट के सिलेबस में इतना डीप में नहीं है, तो आप इसको लेफ्ट भी कर सकते हो। हम अब डायरेक्ट चालू करते हैं आंसर। स्व अनिश्चित, यह एक आनुवंशिकी प्रक्रिया में तथा स्व परागण को रोकने का उपाय है। इसमें उसी पौधे के परागण को स्त्री के में पराग नलिका की वृद्धि को अवरोधित किया जाता है, जैसे तंबाकू, चाय, अंगूर, सेब। परागण के प्रकार, अब ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पर इनमें इम्पोर्टेंट वही है जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे वायु परागण, जल परागण, कीट परागण। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एंड नीट, बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट 2 या 3 नंबर का यहाँ से बन सकता है। वायु परागण, जब परागकण वायु द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुँच जाते हैं तो उसे वायु परागण कहते हैं। इसके परागकण बहुत हल्के और छोटे होते हैं तथा स्टिग्मा रोमिल तथा चिपचिपा होता है। इस प्रकार के पुष्प में ना तो खुशबू होती है और ना ही आकर्षित करने की प्रकृति के होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मक्का, गन्ना, बांस, नारियल, खजूर और कैनाबिस। जल परागण, जब परागण जल द्वारा होता है तो उसे जल परागण कहते हैं। सभी जलीय पौधे जल में परागण नहीं करते। इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी। यह फर्स्ट चैप्टर में बोर्ड के सिलेबस में था, पर वो अभी बोर्ड सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। उसमें जलकुंभी के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। ये काफी दुर्लभ है तथा लगभग पौधे के 30 वंशों तक सीमित है। इसमें भी पुष्प ना तो आकर्षण होते हैं ना ही उसके पास खुशबू। इससे एग्जाम्पल है, सबसे साधारण एग्जाम्पल है इसका समुद्री घास, हाइड्रेला वेलिसिनेरिया। कीट परागण, जब परागण कीटों द्वारा संपन्न किया जाता है तो उसे कीट परागण कहते हैं। कीट परागण में सबसे ज्यादा मक्खियाँ भाग लेती है
मधुमक्खी का मनपसंद रंग पीला होता है, परंतु यह लाल रंग के प्रति अंधी होती है और लाल रंग को यूवी की सहायता से देखती है, जो कि इसे काला दिखाई देता है। कीट परागण में पुष्प बहुत रंगीन और सुगंधित होते हैं, क्योंकि फ्लावर से मधुमक्खियां रस लेती है और उनको परागण हो जाता है। नींबू, धनिया, प्याज, सेब, सूरजमुखी, नाशपाती। दुनिया के सबसे लंबा पुष्प एमोफिलस, जो 6 फीट का ऊंचा होता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो हम बार बार बता रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्वेश्चन आप देखने को मिल जाएंगे आपको। पक्षी परागण। जब परागण की क्रिया चिड़िया द्वारा की जाती है, उसे पक्षी परागण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है सन बर्ड, हमिंग बर्ड, बॉम्बेक्स। ये एनसीईआरटी में इतना डीप नहीं है, इसलिए आप इनको छोड़ सकते हैं। चमगादड़ परागण। जब परागण चमगादड़ द्वारा की जाती है तो उसे चमगादड़ परागण कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कदम। मेलेकोफिली। यह परागण भ्रूण के द्वारा किया जाता है, जो दूब घास में देखा जाता है। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। पहले परागनली, माइक्रोफिल, फिर प्रोगेमी, और इसके अगर कोई निर्माण होता है तो एप्रोगेमी कहा जाता है, जो चलाजा या फिनिकल से निकलता है। जो चलाजा से निकलता है उसे चलाजा गेमी, और जो फिनिकल से निकलता है उसे मीजोगेमी कहा जाता है। अब जब परागण हो जाता है, तब स्टिग्मा से परागण धीरे नीचे उतर के परागनली में चले जाते हैं, जो अंड समूचे से परागनली अंदर प्रवेश करती है। यह प्रतिवाहन सेल होती है, जो 3 के रूप समूह में होती है। ये पोलर न्यूक्लियस, जो 2 होते हैं, सहायक कोशिका और अंड कोशिका मिलकर अंड समूचे का निर्माण करते हैं। मेल गैमेट प्लस एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। सेकंड मेल गैमेट और पोलर सेल मिलकर एंडोस्पर्म, जो 3n होता है। सबसे पहले सही प्रकार के परागण स्टिग्मा पर जाते हैं। परागण की स्त्रीकेसर द्वारा पहचान सुनिश्चित होने के बाद परागकण स्टिग्मा से पानी लेकर परागनली का विकास करता है, तब परागनली कुछ रासायनिक तत्वों द्वारा अनुवर्तन की प्रक्रिया से ओव्यूल तक पहुंचता है। कौन सी प्रक्रिया? अनुवर्तन। फिलीफॉर्म अपैरेटस परागनलिका को सहायक कोशिका की ओर दिशा दिखाता है और परागनली के नजदीक आने से एक सहायक नलिका नष्ट हो जाती है और परागनली भ्रूणपोष में प्रवेश कर जाती है। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कोशिका नष्ट होती है जिससे परागनली भ्रूणपोष में प्रवेश कर जाती है। जहाँ परागनली से निकले हुए 2 नर युग्मक पहुँचते हैं, जिनमें से पहला नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचन करता है तथा जाइगोट का निर्माण करता है। इसे सत्य निषेचन कहते हैं। असत्य निषेचन के लिए पाया जाता है। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक निषेचन करके प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करता है, जो त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित आपको बताया गया है कि भ्रूणकोश होता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं, जिसे नवास सिंगलियन और फ्रिटेलिया ने खोज की थी। दोहरे निषेचन में 5 केंद्रक भाग लेते हैं।